हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स कंसेप्ट फॉर यू। आपका मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक 9 ऑफ यूनिट 9 दैट इज टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एंड वन ऑफ इट्स टाइप्स दैट इज बिल ऑफ एक्सचेंज। ओके, सो मेरे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, ओके, कितनी पार्टीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं, कितने तरह के बिल्स होते हैं, ओके, और मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लास्ट में एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एक प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन होगा जिससे आपको ये हिंट मिलेगा किस तरह के क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने फर्स्ट 4 यूनिट्स नहीं करी है एंटी-नेट कॉमर्स की तो वो भी कर लीजिएगा, वो मैंने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर डाल रखी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, सो टाइम को वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, कितने तरह के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ओके, मेनली जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है वो 3 ही हैं। मेनली जो 3 है, मेनली की बात है जो इंपॉर्टेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो है प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। वैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स और भी कई तरह के हैं, उनके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। ओके, तो सेक्शन 3 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट स्टेट्स, तो सेक्शन 3 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, सॉरी सेक्शन 13 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किस में डिफाइन किया गया, सेक्शन 13 में डिफाइन किया गया दैट ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज ए प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और ए चेक पेबल आइदर टू द ऑर्डर और टू द बियरर। ऑर्डर और टू द बियरर, आई थिंक आपको, अगर आपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की वीडियो एक बार नहीं देखी है तो वो भी देख लीजिएगा, जिसमें मैंने मीनिंग क्लियर कर रखा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते क्या है, उसके मेनली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो एक बार वो वाली वीडियो भी देख लेना, उसके बाद ही इसको देखना। ओके, तो ऑर्डर टू द बियरर मतलब कि ऑर्डर मतलब किसी स्पेसिफिक पर्सन को दे रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, बियरर मतलब कि किसी भी थर्ड पर्सन को ट्रांसफर किया जा रहा है। ओके, तो ये आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेटस आर, हमने मेनली तो 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। लेकिन स्टेटस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कई तरह के होते हैं, जैसे कि प्रॉमिसरी नोट हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, चेक हो गया। ओके, अकॉर्डिंग टू द यूजेज और कस्टम अगर बात की जाए, हुंडीज भी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, शेयर वारंट्स भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, डिविडेंड वारंट्स हो गया, बैंकर्स ड्राफ्ट हो गया, सर्कुलर नोट्स हो गया, बियरर डिबेंचर्स हो गया, डिबेंचर्स ऑफ बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट हो गया, रेलवे रिसिप्ट्स हो गया, डिलीवरी ऑर्डर्स हो गया। तो जनरली क्या होगा, क्वेश्चन आपके पास आ सकता है और उसमें पूछ सकता है कि हमको देखो 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें पूछ रखा है कि बताओ इनमें से कौन सा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ओके, सो जनरली क्या है, एक होता है बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग आई होप आपको पता होगा। तो एक पिछले लास्ट टू लास्ट टाइम इसी तरह का क्वेश्चन आया हुआ था, जिसमें जो 4 चीजें दे रखी थी, जिसमें एक बिल ऑफ लेडिंग भी था और पूछा था बताओ इसमें से कौन सा जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। सो बिल ऑफ लेडिंग जो है वो क्या होता है, जनरली जब शिप में हम कुछ डिलीवर करते हैं ना, गुड्स वगैरह डिलीवर करते हैं, तो जब पोर्ट पर शिप अराइव्ड होता है तो उस टाइम जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होता है उसको हम बिल ऑफ लेडिंग कहते हैं। तो वो जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ओके, तो वो उसका आंसर था। तो आपको ये सारे के सारे याद होने चाहिए कि कौन कौन से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अगर आप नोट्स क्रिएट कर रहे हो तो उनको मेंशन कर लेना उसके अंदर। ओके, चलिए, तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में। ओके, सो बाकी 2 टाइप्स नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बात आता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज को कौन से सेक्शन के अंदर डिफाइन किया गया है। तो सेक्शन 5 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, उसमें डिफाइन किया गया है कौन सा, बिल ऑफ एक्सचेंज। ओके, ए बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहली बात तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है इन राइटिंग। राइटिंग का मतलब क्या है कि ये इंस्ट्रूमेंट हम सिर्फ रिटर्न में ही दे सकते हैं। ओके, ओरल वे में हम ये जो इंस्ट्रूमेंट है नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है बिल ऑफ एक्सचेंज या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कि ये अनकंडीशनल ऑर्डर है। कि अनकंडीशनल ऑर्डर का मतलब क्या है कि देखो, मैं किसी को अगर बिल ऑफ एक्सचेंज ट्रांसफर कर रहा हूं तो उसके साथ में मैं कोई कंडीशन नहीं लगा सकता। कंडीशन का मतलब इन द सेंस क्या है कि अगर ये कंडीशन पूरी होएगी तभी तू क्या कर सकता है, पेमेंट ले सकता है। ओके, तभी तू पेमेंट अपनी क्या कर सकता है, अगर 3 मंथ्स का टाइम है तो 3 मंथ बाद पेमेंट ले सकता है। तो यहाँ पे अनकंडीशनल ऑर्डर है। कभी भी आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर करोगे उसके साथ कोई कंडीशन नहीं लगा के दे सकते। ओके, ये चीज इंपॉर्टेंट है। साइन बाय द मेकर, सबसे इंपॉर्टेंट एक थिंग हो रहा है कि बिल ऑफ एक्सचेंज किसके थ्रू साइन किए जाते हैं, ये मेकर के थ्रू। अब बनाता कौन है, मेकर कौन होता है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो क्रेडिटर के थ्रू क्रिएट किया जाता है। अब आप कहोगे कि सर क्रेडिटर क्या, समझ नहीं आ रहा है हमें कुछ। देखो एक बार इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम क्लियर करते हैं। ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of instrument. ओके, ये तो हमने पढ़ लिया। अब देखो बिल ऑफ एक्सचेंज अगर जनरल सेंस में बात करें क्या है, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल एक सेलर है ए, ठीक है, एक बायर है बी, ठीक है। अब जो है बायर पर कुछ परचेज करने आया, मान लो कि हैवी अमाउंट की कोई मशीनरी परचेज करी, ठीक है, मशीन, हम वॉशिंग मशीन की बात कर लेते हैं। एक 10,000 की वॉशिंग मशीन परचेज करी ए से।
ओके, अब ए तो ठीक है, उससे परचेज कर ली। अब बी कहता है कि सर मेरे पास कुछ अभी पैसे नहीं है एट दैट टाइम, ठीक है, तो आप कुछ ऐसा करो कि मैं आपको कुछ टाइम बाद मनी रिटर्न कर दूं, ठीक है। अब ए ने सोचा कि ऐसा क्या करूं मैं। ए कहता है कि चल मैं तेरे नाम पे ना बिल ड्रॉन कर देता हूं। अब बिल कौन ड्रॉन कर रहा है? ए, सेलर। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये होती है कि बिल ऑफ एक्सचेंज में बिल ड्रॉन कौन करता है? सेलर करता है। ओके, लेकिन बिल ड्रॉन तो कर रहा है, लेकिन किसके नाम पे कर रहा है? बायर के नाम पे, जो कि है बी। बिल ड्रॉन कौन करेगा? सेलर करेगा। किसके नाम पे करेगा? बायर के नाम पे। कौन? बी के नाम पे, ठीक है। अब बात तो होगी, ठीक है। अब क्या उसने उसके नाम पे बिल ड्रॉन कर दिया, क्या काम चल गया? ओके, नहीं, अभी कुछ नहीं। उसने बिल ड्रॉन करा, ए ने बी के नाम पे कर दिया। अब बी को यहां पे कंपल्शन है कि जब तक वो बिल को एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक वो बिल वैलिड नहीं होगा, सिर्फ वो एक ड्राफ्ट गिना जाएगा। ओके, जब तक बी बिल को क्या नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो वो क्या ड्राफ्ट गिना जाएगा। ओके, अब उस बिल की वैलिडिटी जनरली 3 मंथ्स की होती है। बिल ऑफ एक्सचेंज की जनरली वैलिडिटी कितनी? 91 डेज। 3 मंथ्स की हम इसकी वैलिडिटी मान के चलते हैं, साथ में 3 डेज का ग्रेस पीरियड भी होता है। ओके, तो इसका मतलब इसके नाम पे बिल ड्रॉन कर दिया। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि 3 महीने बाद उस बिल का जो अमाउंट है वो उसको भुगतान कर दे। अब ये चाहता है कि उसको पेमेंट अभी चाहिए, ठीक है, तो वो क्या करेगा? जिस बैंक में बी का अकाउंट है, ओके, उस बैंक में जाके उस बिल को क्या कर लेगा? कैश करवा लेगा, ठीक है, डिस्काउंट करवा लेगा। मतलब कि कुछ पैसे कटेंगे जो कि अपनी कमीशन काटेगा कौन? बैंक वाले, और उसको अमाउंट पे कर देंगे। मान लो 10,000 का बिल था, तो हो सकता है कि अगर 10% काट के वो उसको कितने 9,000 रुपीज बैंक पे कर दे। ओके, तो ये था क्या? बिल ऑफ एक्सचेंज का कंसेप्ट। अब इसमें जो है पार्टीज कितनी होती है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर है, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, इस चीज को आपको याद रखना है। अनकंडीशनल ऑर्डर का मतलब कि इसमें कोई कंडीशन नहीं होती। अब इसमें कंडीशन किसी तरह की उसने कोई कंडीशन नहीं लगा के दी। जिस दिन बिल मेंटेन कर दिया कि 3 महीने बाद तेरे को पेमेंट करनी है तो करनी ही है। ओके, ये नहीं है कि अगर 3 महीने बाद तेरी वॉशिंग मशीन खराब होगी तो मैं तेरे को पेमेंट नहीं करूंगा, ये तेरा ही होगा। नहीं, अगर बिल आज बन चुका है तो आपको 3 महीने बाद पेमेंट करनी है तो करनी है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। A bill of exchange therefore is a written acknowledgement of the debt written by the creditor। रिटर्न किसके थ्रू किया जाता है? क्रेडिटर के थ्रू। ये चीजें आपको याद रखनी है कि किसके थ्रू मेक किया जाता है, ये क्रेडिटर के थ्रू बनाया जाता है। ओके, एक्सेप्टेड बाय द डेटर, और एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। जब तक डेटर इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा इसका मतलब ये वैलिड नहीं होगा, ये एक ड्राफ्ट बना रह जाएगा। देयर आर यूजुअली 3 पार्टीज। अब इसमें कितनी पार्टीज होती है? 3। हमने तो 2, सर आप कहोगे सर आपने 2 पार्टीज की बात करी है, एक क्रेडिटर और एक डेटर की। थर्ड पार्टी भी होती है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। टू बिल ऑफ एक्सचेंज एक होता है ड्रॉयर, एक होता है एक्सेप्टर, एक होता है पेई। एक पेई भी होता है जिसके बारे में आगे बात करेंगे। तो ड्रॉयर हिमसेल्फ में बी द पेई, और ड्रॉयर जो है, जो ड्रॉ कर रहा है बिल को, वो पेई भी हो सकता है। अब पेई कौन होता है? पेई वो होता है जिसको पेमेंट मिलनी है। ओके, अब आप कहोगे सर सेलर को ही तो पेमेंट मिलनी है, बिल्कुल, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम क्या करते हैं, उस बिल को एंडोर्स कर देते हैं। एंडोर्स का मतलब किसी दूसरे के नाम पे ट्रांसफर कर देते हैं। ओके, अभी आगे समझाता हूं, मैं इसमें समझाऊंगा तो थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अमित सोल्ड गुड्स टू रोहित। अब अमित ने गुड्स सोल्ड करे रोहित को ऑन क्रेडिट फॉर ₹10,000 फॉर 3 मंथ्स। ठीक है, 3 मंथ्स के क्रेडिट पर गुड्स सोल्ड करे किसको? अमित ने करे रोहित को। टू एंश्योर पेमेंट ऑन ड्यू डेट अमित ड्रॉ ए बिल ऑफ एक्सचेंज। अमित ने क्या किया? एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन किया, किसके नाम पर? रोहित के नाम पर। अपॉन रोहित 10,000 पेबल आफ्टर 3 मंथ्स बिफोर इट इज एक्सेप्टेड बाय रोहित इट विल बी कॉल्ड एज ड्राफ्ट। जब तक बिल एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा रोहित के थ्रू, तब तक क्या किया जाएगा? वो जो है एक ड्राफ्ट बन के रह जाएगा। तो एक्सेप्ट कैसे? उसके ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर स्पेशली साइन मार के लिखा होना चाहिए एक्सेप्टेड, तभी वो बिल एक्सेप्ट होता है। ओके, तब तक क्या बन के रह जाएगा? ड्राफ्ट बन जाएगा। इट विल बिकम ए बिल ऑफ एक्सचेंज ओनली व्हेन रोहित राइट्स अ वर्ड एक्सेप्टेड ऑन इट। जब तक रोहित उसके ऊपर एक्सेप्टेड नहीं लिखेगा तब तक वो बिल ऑफ एक्सचेंज सिर्फ एक ड्राफ्ट बन के रह जाएगा। एंड अपेंड हिज सिग्नेचर देयरफॉर टू कम्युनिकेट हिज एक्सेप्टेंस। तो उसके अपने सिग्नेचर मारने जरूरी है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि जब तक बिल के ऊपर एक्सेप्टेड और उसके सिग्नेचर नहीं आएंगे तब तक वो बिल एक ड्राफ्ट बन के रहेगा। अब एसेंशियल कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं बिल ऑफ एक्सचेंज की? बिल ऑफ एक्सचेंज की एसेंशियल कंडीशन कौन है? कब हम मानेंगे कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्रिएट हो चुका है उसके बीच में, पार्टीज के बीच में? ओके, इट मस्ट बी इन राइटिंग। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि वो राइटिंग में होना चाहिए, रिटर्न भी होना चाहिए। इट मस्ट बी साइंड बाय द ड्रॉयर। ड्रॉयर के थ्रू साइन किया होना चाहिए। ड्रॉयर कौन होता है? सेलर। सेलर जिसने ड्रॉ करा, क्रेडिटर, सेलर, जो भी कह सकते हो आप। ठीक है, द ड्रॉयर ड्रॉ एंड पे मस्ट बी सर्टेन। एक प्रॉपर पता होना चाहिए कि ड्रॉयर कौन है, ड्रॉय कौन है और पे कौन है इसमें। ठीक है, द सम पेबल में ऑल्सो बी सर्टेन, कि कितने अमाउंट का हम बिल ड्रॉन कर रहे हैं, इस चीज का भी सर्टेन होना चाहिए। इट शुड बी प्रॉपर्ली स्टैम्प्ड। ये नेसेसरी होना चाहिए कि बिल ऑफ एक्सचेंज है वो स्टैम्प्ड होना चाहिए, उसके ऊपर प्रॉपर स्टैम्प होनी चाहिए।
द ऑर्डर मस्ट बी अनकंडीशनल, ये तो मैंने आपको बता दिया कि कोई कंडीशन उसके साथ फिक्स नहीं होनी चाहिए। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि जितने भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो अनकंडीशनल होते हैं। ओके, अब देर आर थ्री पार्टीज, इसमें थ्री पार्टीज होती हैं। एक तो होती है ड्रॉयर। ड्रॉयर कौन होता है? सेलर और क्रेडिटर, जो कि बिल्कुल ड्रॉ कर रहा है, जो गुड सेल कर रहा है वही क्या होता है? ड्रॉयर होता है। इज द मेकर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज इज सेलर क्रेडिटर हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव मनी फ्रॉम द डेटर कैन ड्रॉ ए बिल ऑफ एक्सचेंज अपॉन द बायर। बायर के नेम पे क्या करेगा? बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन करेगा। द ड्रॉय आफ्टर राइटिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज हैज टू साइन इट एज मेकर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज। तो किसको साइन करना पड़ेगा? तो ड्रॉयर क्या करेगा? उसके ऊपर साइन भी करेगा अपने जिसने ड्रॉ करा है। ओके, उसके बाद ड्रॉय। ड्रॉय कौन होता है? इज द पर्सन अपॉन हुम, जिसके नाम पे बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया जाएगा वो होगा ड्रॉय। ड्रॉय इज द परचेज ऑफ डेटर और डेटर ऑफ द गुड्स डिपेंड अपॉन द बिल ऑफ एक्सचेंज इन ड्रॉन। जो परचेज कर रहा है गुड्स को, जिसके नाम पे बिल ड्रॉ किया गया है, उसको कहेंगे ड्रॉय। अब बात आती है पे कौन होगा। अब कई बार क्या होता है कि मान लो ड्रॉयर ने बिल तो बना दिया, लेकिन उसने कई बार क्या होता है वो पेमेंट नहीं लेता। ठीक है, मान लो कि मैं एक सेलर हूं, ठीक है, मैंने किसी एक पर्सन ए ने बी को गुड्स बेचे, ठीक है, 10,000 रुपए के। अब बी तो ड्रॉई है, उसके नाम पे बिल तो बना दिया, लेकिन ए को बिल जो मिला, ए ने क्या किया? ए ने किसी और की भी पेमेंट करनी थी, क्योंकि ए जो है एक रिटेलर है, उसने होलसेलर से माल खरीद रखा है, अब उसको भी पेमेंट करनी थी। तो उसने क्या किया? उसने वो जो बिल है किसके नाम पे ट्रांसफर कर दिया? सी के नाम पे। सी के नाम पे। अब जो पे होगा वो कौन होगा? सी होगा। ओके, जो पे होगा, जिसको पेमेंट मिलनी है वो होगा पे। बस ये चीज याद रखनी है, जिसको पेमेंट मिलनी है। अब पेमेंट चाहे ड्रॉयर को मिले तो ड्रॉयर पे ही हो जाएगा, चाहे किसी और को ट्रांसफर कर रहा है उसको मिले तो वो पे ही हो जाएगा। तो पे इज द पर्सन टू हुम द पेमेंट इज टू बी मेड। द ड्रॉयर ऑफ द बिल हिमसेल्फ विल बी द पे। जनरली क्या होता है, जो ड्रॉयर होता है वही पे ही होता है। ठीक है, इफ ही कीप्स द बिल विद हिम टिल द डेट ऑफ इट्स पेमेंट, द पे में चेंज इन द फॉलोइंग सिचुएशन। इन केस द ड्रॉयर हैज गोट द बिल डिस्काउंटेड, द पर्सन हु हैज डिस्काउंटेड द बिल विल बिकम द पे। अगर ड्रॉयर क्या है, वो खुद बैंक में जाके बिल को डिस्काउंट कर लेता है, तो इसका मतलब ड्रॉयर ही पे हो जाएगा। इन केस द बिल इज एंडोर्स्ड, एंडोर्स का मतलब ट्रांसफर करना इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन, तो जो अनदर पर्सन को किया है ट्रांसफर वो क्या हो जाएगा? पे हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज को लाइक जरूर करना, एक लाइक कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगा। अब क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्स। बिल्स कितने तरह के होते हैं? जनरली बिल्स तो है मैनी टाइप्स के होते हैं। जो मेन टाइप्स है मैंने आपको बता दिए हैं। ये होता है एक इनलैंड बिल, एक फॉरेन बिल, एक टाइम बिल, एक डिमांड बिल, एक ट्रेड बिल, एक एकोमोडेशन बिल। अब इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनलैंड बिल कौन सा होता है। ए बिल इज नेम्ड एज एन इनलैंड बिल इफ इट ड्रॉन इन इंडिया। जो बिल हम इंडिया के अंदर ड्रॉन किया जा रहा है, और पर्सन रिसाइडिंग इन इंडिया वेदर पेबल और आउटसाइड इंडिया। देखो, जो ड्रॉन इंडिया में किया जा रहा है, चाहे जिसके नाम पे किया जा रहा है वो इंडिया के बाहर रहता हो, ओके, वो बिल जो कहलाएगा वो इनलैंड बिल होगा। और इट इज ड्रॉन इन इंडिया और पर्सन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया बट पेबल इन इंडिया। और जो बिल इंडिया में बनाया जा रहा है, ठीक है, और पेबल भी इंडिया में हो रहा है, उसको भी हम क्या कहेंगे? इनलैंड बिल कहेंगे। ठीक है, उसके बाद फॉरेन बिल, जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा वो कौन सा होगा? फॉरेन बिल। ए बिल विच इज नॉट एन इनलैंड बिल इज ए फॉरेन बिल। जो कि बाहर ही बनाया जा रहा है और बाहर ही पेएबल हो रहा है, तो दिस इज अ कौन सा? फॉरेन बिल। इसके बाद आता है टाइम बिल। टाइम बिल क्या होता है? ए बिल पेबल आफ्टर ए फिक्स टाइम, जो फिक्स टाइम के बाद ही पेबल किया जाता है। मान लो मैंने 3 मंथ्स का बिल है, 3 मंथ्स मैच्योरिटी डेट है, तो 3 मंथ्स के बाद ही बिल एनकैश होगा, उसको हम कहेंगे टाइम बिल। जो एक टाइम बिल जो फिक्स पीरियड के अकॉर्डिंग होगा। इसके बाद डिमांड बिल। डिमांड बिल क्या है? जो मेरे डिमांड करने पर ही पे हो जाएगा। ठीक है, मान लो मेरे को बिल तो बना रखा है, मैं जाते ही बैंक में इसको क्या कर रहा हूँ? एनकैश करवा रहा हूँ, तो दिस इज अ डिमांड बिल। ए डिमांड बिल एट साइट और डिमांड, जो मैं साइट मतलब दिखाते ही उसकी मेरे को पेमेंट हो जाएगी, तो वो होगा डिमांड बिल। अब बात करते हैं ट्रेड बिल। ट्रेड बिल क्या होगा? ए बिल ड्रॉन और एक्सेप्टेड फॉर ए जेन्युइन ट्रेड ट्रांजैक्शन। जो ट्रेड ट्रांजैक्शन में जो एक्सेप्ट किया जाता है, मान लो कि मैंने किसी से कुछ सामान खरीदा, उस टाइम पे जो हमारे बिल क्रिएट किया गया वो होगा ट्रेड बिल। मतलब ये ट्रेडिंग के टाइम पे जो बिल क्रिएट किया जा रहा है सेलर के थ्रू, दिस इज अ ट्रेड बिल। एकोमोडेशन बिल क्या होता है? जो मैं अपने फ्रेंड की हेल्प करने के लिए, मान लो एक मेरे फ्रेंड को मनी की नीड है, ठीक है, उसने कहा कि यार मेरे को अपने नाम पे एक, मतलब कि कहते हैं ना कि मेरे को वैसे बिल बना के दे दे, मैं सामान नहीं खरीदा लेकिन तू फिर भी बिल बना के दे दे कि मैंने तेरे से सामान खरीदा है, जस्ट एक हेल्प करने के लिए, ताकि वो क्या करे कि बैंक से एनकैश करवा के बाद में जब उसको मनी मिल जाए तो वो बाद में रिटर्न कर दे। ठीक है, ए बिल ड्रॉन और एक्सेप्टेड नॉट फॉर ए जेन्युइन ट्रेड ट्रांजैक्शन बट ओनली टू प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प। जो सिर्फ फाइनेंशियल हेल्प के रिगार्डिंग जो बिल बनाया जाता है। तो जनरली मैच ऑफ द फ्लोइंग में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, जैसे कि एक साइड हमको बिल लिख देंगे एकोमोडेशन बिल, टाइम बिल, डिमांड बिल, और साइड में उसका मीनिंग दे देंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो फाइनेंशियल हेल्प के लिए होता है वो होता है एकोमोडेशन बिल। अब एक क्वेश्चन आपके लिए कि किस तरह के क्वेश्चन हमको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसका आंसर प्लीज आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना।
ए बिल ऑफ एक्सचेंज इंक्लूड, एक बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? एन ऑर्डर टू पे, ओके, ए रिक्वेस्ट टू पे, ऑप्शन सी ए प्रॉमिस टू पे, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो प्लीज़ इसका आंसर आप नीचे जरूर देना, इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं और अगर नेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए, कॉमर्स और मैनेजमेंट के लिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हिट लाइक इफ यू रियली एंजॉय द वीडियो एंड फॉलो मी ऑन अनअकैडमी इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजी नेट कॉमर्स। अगर नेट कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ पे ऑलरेडी 4 यूनिट्स डाल चुका हूँ। ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।